हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम अध्याय 2 के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, ये है अध्याय का नाम। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से अंग्रेज व्यापार करने आए और अंग्रेजी कंपनी ने, अंग्रेजी सरकार ने कैसे व्यापार से अपना साम्राज्य स्थापित किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया और भारत पर किस तरह से भारत पे शासन किया, भारत का शोषण किया, इसके बारे में। तो आइए हम यहाँ से अध्ययन करते हैं। देखिए दिया है कि मुगल बादशाहों में औरंगजेब, ये मुगल जो वंश था इसका सबसे मतलब आखिरी शक्तिशाली बादशाह कह सकते हैं कि औरंगजेब था। इसके बाद और सब हुए लेकिन वो उनकी उतनी सत्ता या फिर कहें कि उतने उनके अंदर वो पावर वो नहीं दिखा पाए जो औरंगजेब के पास था। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार हुए, बड़े-बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। जैसे जो औरंगजेब था इसकी सत्ता खत्म हुई तो उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे-जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सका। यानी छोटे-छोटे जो सूबेदार थे या फिर छोटी-छोटी रियासतें थी, ये सब लोग शक्तिशाली होने लगे, ये अपना नियंत्रण स्थापित करने लगे। तो फिर केंद्र का जो कहेंगे मुगल बादशाहों का या जो उनका जो शक्ति था वो कम होने लगा धीरे-धीरे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। अब एक बाहरी ताकत आती है अंग्रेजों के रूप में। और क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पे कब्जे में उनकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मात्र एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आए, व्यापार करना चाहते थे, लाभ करना चाहते थे, लाभ कमाना चाहते थे। तो पहले तो उनका इतना ही दिलचस्पी था। फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। तो इस अध्याय में हम यही देखेंगे ये कैसे हुआ, किस तरह से व्यापार से उन्होंने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। देखिए यहाँ दिया है कि पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1900 सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी जो थी एलिजाबेथ प्रथम, इनसे चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल किया। उस इजाजतनामे हासिल करके उसे कंपनी को उन्होंने पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया कि हाँ ये पूर्व से एक अधिकार मिल गया कि यही व्यापार करेंगे। इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी और इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों से क्या कर सकती थी, नए इलाकों को भी खंगाल सकती थी और वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था क्योंकि उसे महारानी एलिजाबेथ प्रथम का चार्टर मिल चुका था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। यानी यदि प्रतिस्पर्धा में लग जाए तो फिर उनका मुनाफा कम हो जाएगा। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तभी वे सस्ती चीजें खरीद कर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। पुर्तगाली आ गए और वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। यानी कहें कि भारत में जो बाहर से आने वाले जो व्यापारी थे पुर्तगाली पहले थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डिगामा या वास्को द गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने की इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे और कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए थे। यहाँ पे समस्या यह थी कि जो सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने जो बारीक सूत कपड़े हैं, रेशम की जबरदस्त मांग भी थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, जैसा कि भारत एक उष्णकटिबंधीय जो दक्षिण वाले भाग है वहां पे गर्म जलवायु की वजह से ये पर्याप्त मात्रा में उगाया जाता है। तो काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से उनके बीच भी जो प्रतियोगिता बढ़ने लगा। तो इस प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी। जब
प्रतियोगिता बढ़ेगा तो कीमतें बढ़ेंगी, उनसे मिलने वाला मुनाफा थोड़ा गिरने लगा और अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी जो प्रतिस्पर्धी कंपनियां हैं उनको खत्म कर दे, ताकि तभी इनका मुनाफा क्या है बढ़ सकता है। इसके बाद बाजारों पे कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी, यानी प्रतियोगिता इतनी बढ़ गई कि अब वो युद्धों का रूप लेने लगे, कंपनियों के बीच एक लड़ाई शुरू हो गई। 17वीं और 18वीं सदी में या शताब्दी में जब भी मौका मिलता तो कोई कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती, रास्ते में उनकी रुकावटें खड़ी कर देती, माल लादे जहाजों को आगे नहीं बढ़ने देती। इस तरह की हरकतें करती थी वो अपने प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए कोई और दूसरी कंपनी यहाँ पे अपना जड़ न जमा सके। देखिए बढ़ने से रोक देती थी। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित भी रखा जाता था, यानी हथियारों का भी प्रयोग यानी करते थे लोग, सैन्य शक्ति भी रखते थे अपने अपने जो उनकी व्यापारिक चौकियां थी उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने, व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव उनके होने लगे, जो भी व्यापारिक कंपनियां आई थी। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। तो आइए इसमें देखते हैं कैसे ये हुआ, कैसे अब व्यापार और राजनीति को अलग रखना संभव नहीं था, फिर कैसे व्यापार और फिर राजनीति एक साथ मिले और राजनीति में भी उन्होंने अपने पैर जमाने लगे भारत में। देखिए यहाँ दिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। देखिए पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई और कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम भी चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने जो सौदागर थे सौदागरों और व्यापारियों को भी फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। आगे दे रखा है कि 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालीकाता था, जो बाद में कलकत्ता बना, जो अभी हम वर्तमान समय में देखते हैं कोलकाता। तो वही पहले कालीकाता गांव था, बाद में कलकत्ता बना और इसे अब हम वर्तमान समय कोलकाता के नाम से जानते हैं। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर दिया कि वो कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे, कि कंपनी को शुल्क न देना पड़े। भारत में कोई या इन राजाओं को जिनका शासन है उनको कोई कर न देना पड़े, कोई शुल्क न देना पड़े, इसके लिए उन्होंने फरमान जारी करवाने की कोशिश की औरंगजेब से। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए जैसे औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी ही शुल्क नहीं देगी, केवल कंपनी के जो अफसर निजी तौर पे व्यापार चलाते हैं उन्हें ये छूट नहीं थी, केवल कंपनी को छूट थी। लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया, जो अफसर थे कंपनी के। तो इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई, यानी वो शुल्क देते ही नहीं थे तो फिर राजस्व वसूली कम हुई। तो ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों न करते। तो उस समय बंगाल के नवाब थे नवाब मुर्शिद कुली खान। तो इसने विरोध किया कि उन्होंने एक तो औरंगजेब से फरमान ले लिया कि वो कंपनी शुल्क नहीं देगी, शुल्क मुक्त व्यापार करेगी, तो अब कम होगा राजस्व, फिर इनको समस्या होगा। तो फिर वो नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध करता है। आगे हम देखते हैं इसमें व्यापार से युद्धों तक। देखिए ये रॉबर्ट क्लाई का चित्र है। आगे हम यहाँ देखते हैं, दिया है कि व्यापार से युद्ध तक किस तरह से ये इतिहास में देखने को मिलता है। देखिए यहाँ दिया है कि 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया। कंपनी और बंगाल के जो भी नवाब थे उनके टकराव होने लगे और औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान जो कि बंगाल का नवाब था, ये बाद मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद आता है सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। यानी सबसे पहले विरोध करते हैं मुर्शिद कुली खान, फिर इसके बाद अली वर्दी खान, उसके बाद आते हैं सिराजुद्दौला, ये बंगाल के नवाब बनते हैं और ये सभी शक्तिशाली शासक थे।
इन्होंने कंपनी की रियायतें देने से मना कर दिया कि नहीं, हम शुल्क मुक्त व्यापार नहीं करने देंगे तुमको, और व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने भी मांगने लगे कि हम व्यापार का अधिकार दे रहे हैं तो हमें नजराने चाहिए। उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया कि आप किलेबंदी मत करो। अपनी कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकतें कमजोर पड़ रही हैं, तो अपने टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी कंपनी। इन्होंने कहा, लेकिन कंपनी फिर भी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी और उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां भी लिखी, नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का भी प्रयास किया। कंपनी ये कहती थी कि स्थानीय जो अधिकारी हैं, अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का भी पुनर्निर्माण करना होगा, तभी कंपनी अधिक से अधिक लाभ कमा सकती है और उसको अपनी जनसंख्या बढ़ानी होगी, अपनी आबादी भारतीयों की अपेक्षा वहां पे। तो ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में होती है, यानी टकराव बढ़ा फिर हमें प्लासी का युद्ध देखने को मिलता है। आइए हम देखते हैं प्लासी के युद्ध में क्या दिया है, इस घटना में क्या घटनाएं घटित होती है। देखिए, ये युद्ध जो हम जानते हैं कि 1756 में यह प्लासी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब बने और कंपनी के सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। सिराजुद्दौला एक साहसी शक्तिशाली शासक थे, तो इससे कंपनी को क्या था कि इनसे थोड़ा भय था। तो सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहते थे जो कि वो सोचते थे कि वो उनकी इशारे पे कार्य करे, यहाँ का जो ऐसा नवाब हम उसे बनाए ताकि वो अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए, जो कि सिराजुद्दौला के जो विरोधी हैं उन्हीं में से। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामले में टांग अड़ाना बंद कर दे और किलेबंदी अपनी रोके और बकायदा राजस्व भी चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने लगे, तो पीछे हटने की तैयारी नहीं हुए, तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर इसने हमला बोल दिया। नवाब ने तो नवाब की जो फौज थी, फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार भी कर लिया। 30,000 सिपाहियों के साथ उसने उस पे हमला बोला इंग्लिश फैक्ट्री पर, तो गोदाम पे ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार भी छीन लिए और अंग्रेज जहाजों को घेरे में भी ले लिया। इसके बाद क्या होता है कि नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर भी कब्जा करने के लिए रुख किया, उधर अपना रुख मोड़ा। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों में भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना को रवाना कर दिया गया कि जब पता चलता है रॉबर्ट क्लाइव को कि कलकत्ता हाथ से निकल गया है, तो उस समय रॉबर्ट क्लाइव मद्रास में तैनात था, तो वो अपनी सेनाओं के साथ फिर रवाना होता है कलकत्ता की तरफ। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी, नौसैनिक बेड़े की मदद मिल रही थी। यहाँ आगे हम देखते हैं, इसके बाद नवाब के साथ लंबे सौदेबाजी चली सिराजुद्दौला के साथ। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था और नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई। हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से ही था। सेनापति एक नाम था मीर जाफर। मीर जाफर की कारगुजारियां भी थी। मीर जाफर ने धोखा दिया सिराजुद्दौला को, तो मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर हम तुमको यानी मीर जाफर को नवाब बना देंगे, तो इस कारण से उसने धोखा दिया और इस रॉबर्ट क्लाइव से मिल जाता है मीर जाफर, तो इसमें सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ता है। आगे हम देखते हैं, देखिए यहाँ दिया है कि देखिए एक स्रोत है संपन्नता का आश्वासन, इसमें इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से यह चिट्ठी भेजी थी। इसमें लिखा है कि लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद ये सोच कर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं ये फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी
और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज है जिस पर इतना शोर मचाना उचित है। ये एक पत्र है, इसको हम देखते हैं, हम आगे देखते हैं। यहाँ से प्लासी की जंग जो हमें भी पढ़े हैं, इसमें दिया है कि प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। यानी कंपनी ने जो भी इसमें भारत से उसने लड़ाई की या अपने सत्ता जमाने के लिए राजनीतिक सत्ता, तो ये पहली जीत है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को नवाब बनाया। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली जो नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारे पे नहीं चलते हैं, वो भी विरोध कर सकता है कभी। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नजर में सम्मान और संप्रभुता का विश्वास दिखाना ही पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफर ने कंपनी के विरोध किया, पहले सिराजुद्दौला, फिर इसको बनाते, फिर मीर जाफर ने भी विरोध किया, तो कंपनी ने उसे भी हटाकर अब मीर कासिम को नवाब बनाया। अब इसने मीर जाफर की जगह मीर कासिम को नवाब बना दिया। तो मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हारना पड़ा। मीर कासिम भी इनका विरोध करता है, तो इससे भी युद्ध होता है 1764 का, बक्सर की लड़ाई, इसे हारना पड़ता है, उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। मीर जाफर को फिर बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज्यादा इलाके और ज्यादा कमाई चाहते थे, उसकी आकांक्षाएं बढ़ती ही जा रही थी। तो 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। यानी अब इनको हम नवाब बना रहे हैं, फिर ये हमारे अनुसार कार्य कर नहीं रहे हैं, हमारे कार्यों में बाधा डाल रहे हैं, तो अब हमें खुद नवाब बनना चाहिए। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल की विशाल राजस्व संसाधनों पर भी नियंत्रण मिल गया। अब वो खुद ही बन गए दीवान, उनको दीवानी मिल गई, तो उनके संसाधनों पर नियंत्रण इनका प्रत्यक्ष रूप से हो गया। तो इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। उन्हें कुछ भी चीज खरीदने के लिए ब्रिटेन से सोना चांदी लाना पड़ता था। तो इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज नहीं थी कि कोई बेचने के लिए लाए, तो वो बस धन लाते थे और यहाँ से सामान खरीद के लेके जाते थे अपने देश, कम कम खर्च में, कम कीमत पे, तो उनको बहुत लाभ होता था। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल के दीवाने मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी क्या करती थी, अपने खर्चे चला सकती थी। यानी अब यहीं से धन कमाते थे, उसी धन से खरीदती थी और उसको अपने देश भेजती थी। वहां से तैयार माल को यहाँ लाके महंगे दामों में बेचती थी और बहुत उसके लाभ दिनों दिन बढ़ने लगे और लाभ बढ़ाने के बारे में ही कंपनी सोचती थी। तो इस तरह से जब उसको दीवानी मिल गई तो उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। अब उसे ब्रिटेन से धन ही नहीं मंगाना पड़ता था। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को भी संभाल सकती थी, जो उन्होंने सैनिक रखे थे उनको उनके वेतन दे सकती थी। कलकत्ते में किले और दफ्तरों के निर्माण की भी लागत उठा सकती थी सिर्फ बंगाल के दीवाने से। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे, ये खुद ही नवाब बने। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, सत्ता भी थी और ताकत दोनों इसी के पास। लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी के हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने, ख्वाब देखने लगा, नवाबों की तरह रहने लगे जो भी कंपनी के कर्मचारी हुआ करते थे। और प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों के निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा भी दे, उनको तोहफे प्रदान करें, इनको अंग्रेजों को, जो अफसर थे उनको, वो उनसे आकांक्षाएं रखते थे जो असली नवाब थे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास, जो कि वर्तमान समय में चेन्नई है, आया तो उसकी उम्र मात्र 18 साल थी
और 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत थी, यहाँ दिया है 4,01,102 पाउंड के बराबर। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी। वो भ्रष्टाचार का आरोप रॉबर्ट क्लाइव पे खुद ही लग पड़ा तो वो वहां पे अपनी सफाई देने लगा। सरकार को उसकी आकुत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लगे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली, खुद रॉबर्ट क्लाइव ने। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों, लड़ाइयों के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहां आलीशान जीवन भी जिया। उन्हें वहां के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों, सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे और नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। और जो मर गए यहाँ पे युद्धों में, लड़ाइयों में, तो उनकी तो बात ही खत्म है। आगे दिया है कि कंपनी का फैलता शासन। अब कैसे कंपनी का शासन फैलता गया? यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजाने इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया कि इस तरह से वो हमारे अधिग्रहण में आ जाए। वो रियासत तो सही है, लेकिन नहीं आया तो इसके बाद फिर उसने सैनिक हमले किए हैं कंपनी ने। जैसे बक्सर की लड़ाई के बारे में दिया है कि 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। इसके बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। यह कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। यहाँ पे जो कंपनी थी उसके राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम था कंपनी के हितों की रक्षा करना, उन्हें आगे बढ़ाना। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, किस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे और इसमें हस्तक्षेप करने लगे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। यानी जो सहायक संधि मान ले, अब वो अपनी स्वतंत्र सेना नहीं रख सकती थी। उसे क्या होता था कि जो कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे ही सुरक्षा मिलता था। सहायक सेना के रखरखाव के लिए वो कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पे भी उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल 1798 से 1805 तक था, तो उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसलिए उसको क्या हुआ था कि उनको अपना इलाका कंपनी को ही सौंपने के लिए मजबूर कर दिया गया। और इसी आधार पे चूक के कारण ही हैदराबाद के भी कई इलाके कंपनी ने छीन लिए। देखिए यहाँ दिया है कि रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी। जैसे दिया है कि कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, राजनीति शास्त्री जेम्स मिल ने यह कहा है। जेम्स मिल के अनुसार यह है कि दरअसल जो रेजिडेंट थे, रियासत का राजा, जो रेजिडेंट होता था वो था रियासत का राजा। हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीजें आराम से चलती रहती हैं। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चलता जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार थी गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा होता है। यदि राजा जो ब्रिटिश रेजिडेंट के अनुसार कार्य नहीं करता था तो उनके विचारों में, कामों में टकराव होता था, तो फिर वही उथल पुथल या युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती थी। देखिए यहाँ पे दिया है
यहाँ पे दिया है कि चित्र साथ में कि अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब शुजा-उद-दौला टिली कैटल द्वारा बनाया गया चित्र है। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब सिराजुद्दौला के ज्यादातर अधिकार छिन गए थे, लेकिन यहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपने चिर परिचित शाही शान शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो अब उसकी संधि के बाद तो उनके अधिकार ज्यादा थे नहीं इनके पास। आगे यहाँ पे दिया है टीपू सुल्तान मैसूर, शेर मैसूर के शेर के नाम से इनको प्रसिद्धि मिली थी टीपू सुल्तान को। तो आइए देखते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। देखिए यहाँ दिया है कि जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। हैदर अली शासनकाल 1761 से 1782 तक था। उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, इनका शासनकाल है 1782 से 1799 तक। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर भी हो चुका था। मालाबार तट पे होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च इलायची खरीदती थी। वह 1785 में टीपू सुल्तान ने अपने रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध भी विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी किया था। आगे वही दे रहा है कि देखिए यहाँ पे दिया है कि टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कार्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। ये चित्र में दिया गया है कि टीपू सुल्तान को इसके बेटों को बंधक के रूप में, ये कार्नवालिस है, इसके सामने पेश किया जा रहा है, इस चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया भी था, लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी थी। 3 सेनाएं मिलकर लड़े इसके खिलाफ। इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। टीपू सुल्तान के 2 बेटों को। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्यों की तस्वीर बनाने में मजा आता था जिनमें अंग्रेजों की सत्ता की विजय दिखाई देती थी। तो वही चित्र उस समय का बनाया गया है, तो इसमें वहां से ये चित्र लिया गया है। आगे हम देखते हैं कि सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। तो इसीलिए अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है, नहीं तो हमारे मार्ग में क्या ये बाधा बन सकते हैं। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई है। 1767 से 69, 1780 से 1784 तक, 1790 से 92 और 1790 से 92 और 99 में। तो श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। श्रीरंगपट्टनम की जो आखिरी जंग थी, ये आखिरी जंग थी और इसमें अंग्रेजों की कंपनी को सफलता मिली। वो अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए। मैसूर का राजकाज पुराने वेडियावार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि मैसूर पे भी थोप दी गई, वो भी सहायक संधि के अंतर्गत आ गया। ये दिया है टीपू का खिलौना शेर, चित्र दिया गया है। यहाँ पे हम देखते हैं टीपू की कहानियां। देखिए टीपू क्या कहानी दिया है, इसमें देख लेते हैं। इसमें दिया है कि राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है, प्रचलित होती है। इसमें दिया है कि किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। वहां एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्हें शेर को मार गिराया। इसी के बाद से उन्हें शेर मैसूर भी कहा जाने लगा और उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। आगे हम देखते हैं यहाँ से मराठों की लड़ाई कैसे, कि मराठों से लड़ाई कैसे हुई। देखिए यहाँ पे दिया है कि 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी। टीपू सुल्तान की शक्ति को मतलब उसको हराने के बाद तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें कि हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना ही चूर चूर हो गया। मराठे हार गए
पानीपत की तीसरी लड़ाई में 1761 में। उन्होंने कई राज्यों में बट गए। उन राज्यों के बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले, तो गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथ में भी थी। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी कन्फेडरेसी राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। देखिए इसमें दिया है कि महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिरकार ये दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे मराठा साम्राज्य में। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ, यानी अंग्रेजों मराठों के बीच होता है 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरे अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 5 में, कई मोर्चे पे भी लड़ा गया था और इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जों में आ गए। अंततः इसमें भी 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया अंग्रेजों ने। वह पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया। पेशवा को पुणे से हटाकर उन्होंने कानपुर के पास बिठूर में भेज दिया पेंशन देकर। अब बिंदी के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर मात्र कंपनी का ही नियंत्रण हो चुका था। यदि सर्वोच्चता का दावा देखें तो इसमें दिया है कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार के आक्रामक नीति पर चल रही थी। यानी 19वीं शताब्दी से ही उसने क्या किया, क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति अपना ली, क्षेत्रीय विस्तार करने लगी अपनी। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के रूप में थे। सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है, यानी भारतीय राज्यों से ऊपर मानती थी कंपनी खुद को। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने लगी। उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। वह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही और इस सोच के तहत उन्होंने अपना शासन किया भारत पे, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर, फिलहाल कर्नाटक में एक छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन भी छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में उन्हें जेल में ही उनकी मृत्यु भी हो गई रानी चेन्नम्मा की। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों, दस्तावेजों को भी नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्होंने अंग्रेजों ने पकड़कर उनको 1830 में फांसी पर लटका दिया। तो प्रतिरोध जो विरोध था उनका, इस प्रकार के विरोधों के बहुत सारे उदाहरण हमें आगे किताबों में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज क्या करते थे कि अब उत्तर पश्चिमी भारत पे भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने क्या किया कि 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी। वहां अप्रत्यक्ष कंपनी की शासन भी स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी और 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयां भी हुई। आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी क्या किया, अधिग्रहण कर लिया। फिर आती है इनकी विलय नीति। विलय नीति के अंतर्गत क्या करते हैं ये, आगे हम देखते हैं विलय नीति। विलय नीति के अंतर्गत देखिए दिया है कि अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने जो लॉर्ड डलहौजी थे, इनके शासनकाल में चली, यानी विलय की नीति शुरू की लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया और यह सिद्धांत इस तर्क पे आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत क्या कर ली जाएगी, हड़प कर ली जाएगी और कंपनी में मिला ली जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पे एक के बाद एक कई रियासतें, सबसे पहली रियासत थी जो मिलाई गई विलय नीति के तहत सतारा, जिसको कि 1848 में मिला लिया गया। फिर संबलपुर, इसको 1850 में, उदयपुर इसे 1852 में, नागपुर इसे 1853 में और झांसी को 1854 में विलय नीति के तहत हड़प लिया गया। अंग्रेजों के हाथ में चली गई ये सारी रियासत आगे अंग्रेजों के अंतर्गत।
आगे दिया है कि आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता के नवाब के कुशासन से आजाद कराने के लिए यह कर्तव्य से बंधे हुए हैं। यानी कोई ऐसा उत्तराधिकार का इशू मतलब नहीं था। उन्होंने कुशासन के द्वारा अवध को हड़प लिया था, इसलिए वे अवध पे कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोगों में गुस्सा भी भड़क उठा और अवध के लोगों ने भी 1857 के जो महाविद्रोह हुआ था उसमें शामिल हो गए। आगे हम देखते हैं, जैसे ये रियासत दिया हुआ है, इसमें चित्र स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसे हम छोड़ते हैं। आगे देखते हैं हम नए शासन की स्थापना कैसे हुई। जैसे यहाँ दिया है कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग का समय काल आता है 1773 से 1785 तक। इसमें दिया है कि उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इलाकों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास, बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार भी किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के। आगे हम देखते हैं कि 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई थी। इस व्यवस्था में क्या था कि ऐसा प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, एक तो फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत। जो दीवानी अदालतें थी, इसमें जो मुख्य कार्य होगा, इसका मुखिया बना दिया गया था यूरोपीय जिला कलेक्टर। जो यूरोपीय जिला कलेक्टर होगा वो इसका मुखिया होगा। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे और फौजदारी अदालतें अभी भी काजी, मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में ही काम करते थे। जो फौजदारी अदालतें थी वो, देखिए यहाँ पे दिया है कि ये चित्र दिया है कि वारेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा आरजी पलाट द्वारा चित्रित है ये। इसमें एक जब वारेन हेस्टिंग्स ने 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जोड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में यह महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। उसका चित्र है कि इसमें वारेन हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद है, कितने लोग हैं ब्रिटिश संसद में, इसमें दिखा रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा चलाया जा रहा है और उसका ये परिदृश्य चित्रित किया गया है। देखिए यहाँ पे दिया है कि एक बड़ी समस्या यह थी कि जो ब्राह्मण पंडित थे, धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाएं थी, अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की वो अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए ही 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। 11 पंडित मिलाए गए, बैठाए गए, उनको कहा गया कि आप भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करिए। एन.बी. हाल्डेह ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई। इसके अंतर्गत कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना था। तो और न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखता था कलेक्टर। उसका कार्यालय कलेक्टरेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पे ढकेल दिया। जो पुरानी सत्ता थी उसको कलेक्टर के पद ने। आगे है कि कंपनी की फौज। यही कंपनी की फौज में है कि कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में भी थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था। मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। और ग्रामीण इलाके जो होते थे, तो ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। यदि जो जमींदार थे उनको यदि सिपाहियों की जरूरत पड़ती थी तो 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में
किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने यह भी तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से ही बना है, आर्मी कहते थे, अपनी सेना को आर्मी। और 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीकी बदलने लगी कि जो सेना थे, सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान, मिस्र में भी लड़ रहा था, तो जहां सिपाही मस्केट, तोड़ेदार बंदूक, मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था। अब उसकी पैदल टुकड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। अब वो ज्यादा पैदल टुकड़ियां रखने लगे। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण देते थे, उनको वैसा ही अभ्यास करवाते थे, वैसा अनुशासन सिखाने लगे अपने अनुसार। अब उनका जीवन पहले से भी ज्यादा क्या हो गया, पहले से ज्यादा भी नियंत्रित हो गया, क्योंकि वो जो भी शिक्षा देते थे अपने अनुसार देने, अपने संस्कृति के अनुसार, जैसा वहां पे सैनिकों को, सिपाहियों को शिक्षा दी जाती थी वैसा देने लगे। तो इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आती थी कि क्योंकि पेशेवर सिपाही की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे, क्योंकि भारत में तो जाति प्रथा बहुत प्रचलित है और बहुत सारे जब जाति समुदाय में बटा हुआ है, तो सबको सैनिक में भर्ती करते थे। तो अब अलग अलग जातियों को बांटने को नजरअंदाज कर देते थे। जब उनको खड़ा करते थे, समुदाय बनाते थे, तो सबको एक ही मिक्स कर देते थे। तो भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे, इसलिए भी उनमें मतभेद हो जाता था। क्या वे खुद को अपने समुदाय के सदस्य मानने की वजह सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे, जैसे कि अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन है, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का जो विद्रोह हुआ, इसमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है कि इस विद्रोह के बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। तो इसमें दिया है कि किस तरह से सिपाहियों ने किस प्रकार का अनुभव करके इस 1857 में विद्रोह किया था। आगे निष्कर्ष दिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक क्या बन गई है, भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। पहले तो व्यापार करने आई थी, व्यापारिक कंपनी के रूप में अपने आधिपत्य स्थापित किया, अपनी शासन व्यवस्था स्थापित की, लेकिन धीरे धीरे वो बिल्कुल एक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। यहाँ की राजनीति को भी अपने नियंत्रण में कर लिया। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। अब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6-8 माह का समय लग जाता था, तो भाप से चलने वाले जहाजों ने यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। अब भाप से जो जहाजें चलते थे, वो यात्राएं करने में उनको मात्र 3-4 हफ्ते लगते थे। और इसके बाद तो ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भी भारत जैसे दूर देश में आने लगे। पहले तो अंग्रेज आते थे, अब उनके परिवार भी साथ आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग जो थे और जो आबादी थी, कंपनी का उन पे अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। माने व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो भारत को अपने नियंत्रण में वो ईस्ट इंडिया कंपनी ले चुकी थी। तो ये था यहाँ तक का। आगे हम देखते हैं कि दक्षिणी अफ्रीका में दास व्यापार के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे दिया है, जैसे कि यहाँ दिया है कि डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचा जाने लगा। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी। 1824 में केप आने वाले एक यात्री ने वहां होने वाले नीलामी आंखों देखा ब्यौरा, अपना ब्यौरा प्रस्तुत किया कैसे नीलामी होता है दासों का। यहाँ पे जैसे दिया है कि यह मालूम होने पर कि पशुओं, कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है, हमने अपनी गाड़ी क्या की, नए बैल खरीदने के लिए वहां पे रोकी। ठीक, उसके बाद दे रहा है कि नीलामी के माल एक स्त्री दास और उसके 3 बच्चे थे। किसानों ने पशुओं के सामान ही उन्हें परखा। पशु जैसे मानो ऐसे लग रहा था पशु खरीद रहे हैं या कोई सामान खरीद रहे हैं हम, उन्हें अलग अलग खरीदारों को बेच दिया गया। माँ ने चिंता, वेदना, आंसू भरी आंखों से बच्चों की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप से चिपक गए। यह दृश्य दिल को पिघलाने वाला था। यानी आदमियों को वहां पे क्या क्या था कि बिल्कुल व्यापार के दास के भांति या किसी पशु के भांति बेच दिया जाता था। तो उसी तरह से उस माँ को और बच्चों को बेचा गया वहां पे। इसके विपरीत मौजूद दर्शकों के चेहरे हंसते हंसते हुए एवं असंवेदनशील थे।
जो खरीद रहे थे वो बिल्कुल खुश थे, हंस रहे थे। देखिए यहाँ पे चीज में दिखाया जा रहा है किस प्रकार इन दासों को ऐसे बांध के ऐसे मारपीट कर लेके जाया जा रहा है, सब इनसे सामान ढुलवाया जा रहा है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।